आप सबका स्वागत है। आज इस पत्रकार वार्ता को आमंत्रित करने के लिए एक विशेष मंतव्य है। आप सबको सुविदित है, देश के इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 2014 में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। सुंदर सनातन देश की इस व्यवस्था में अनेकों ऐसे अवसर आए जब देश को चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ा। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक के संघर्ष की कहानियां सबको ज्ञात हैं। आजादी के बाद और एक सबल और सक्षम लोकतंत्र की दिशा में हम लोग बढ़ना शुरू हुए। आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश में आजादी के आंदोलन के दौरान भी और उसके बाद की शासन व्यवस्था में भी एक मिथक था, एक धारणा थी कि देश को आजादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, ऐसा प्रचारित किया गया। उसके बाद ये कहा गया कि देश पर सत्ता करने का अधिकार किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को है। और उसके बाद ये स्थापित किया गया कि कांग्रेस पार्टी में भी कोई शासन कर सकता है तो नेहरू गांधी खानदान कर सकता है। 75 वर्षों की आजादी में लगभग 55 वर्ष तक अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी और एक खानदान विशेष ने इस देश पर शासन किया। कहने को लोकतांत्रिक था, लेकिन उनके हिस्से में आपातकाल भी था, यातनाएं भी थी, प्रतिबंध भी थे। और इसी तरीके से बार बार संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों के माथे पर वो कलंक भी था। इसमें 100 से भी ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर दिया गया। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। आजादी का आंदोलन, उस आजादी के आंदोलन के बाद आपातकाल का आंदोलन, आपातकाल के आंदोलन के बाद श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन और अनेक अवसरों पर अनेक आंदोलन। कश्मीर में एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर भी आंदोलन, देश की एकता और अखंडता के लिए आंदोलन। इस पृष्ठभूमि में चलते चलते देश में 90 के दशक में पहला बदलाव अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल के दौरान आया कि जब अनेक विचारों की, अनेक दलों की सरकारों के साथ एक गठबंधन ने देश में एक सफल सरकार चलाई। उसकी पृष्ठभूमि में जनता पार्टी की सरकार थी, जिसने अनेक दलों के, अनेक विचारों के आधार पर वो सरकार बनी और 3 साल चली। एक अवसर था जब वो सरकार लंबी नहीं चली, उसके बाद कांग्रेस को लगातार अवसर मिले। देश की राजनीतिक इतिहास में मैं ये कहूं कि 2014 में भी इसी तरीके का एक क्रांतिकारी बदलाव आया था। एक राजनीतिक क्रांति थी। देश में कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार, अराजकता, कुशासन, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, इन सब के खिलाफ हिंदुस्तान की असंख्य जनता ने प्रतिकार किया और देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज हम लोग आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है कि मोदी जी की सरकार को, NDA 2 को 8 वर्ष हो जाएंगे और इन 8 वर्षों की जो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शासकीय तौर पर जो उपलब्धियां रही, उसका मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा। उसके बाद में कुछ राजस्थान से ताल्लुक बातों का उल्लेख हमारे उपनेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़ जी करेंगे। इस पत्रकार वार्ता में हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे सांसद रामचंद्र बोरा जी, मेयर सौम्या जी और हमारे पार्टी के प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों,
सामान्य सी बात है कि 55 वर्षों का लेखा जोखा करेंगे और 8 सालों का लेखा जोखा करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के 13 साल के कालखंड का लेखा जोखा करेंगे, तो एक सामान्य सी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले से आह्वान करते हैं कि भारत को स्वच्छ रखें, देश में माताओं बहनों को सम्मान और सुरक्षा और स्वास्थ्य का, आरोग्य का संबल देने के लिए शौचालय बनाओ, तो कदाचित जो विकसित देश थे, पूंजीपति देश थे, उनको हंसी आई होगी, लेकिन ये सामान्य बात नहीं थी। इतने बड़े लोकतंत्र में उस गांव की उस माता बहन की विडंबना देखिए जो अंधेरा होने का इंतजार करती थी। बात तो सामान्य थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि थी। उन्होंने इस पीड़ा को समझा और देश में 10 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय बनकर तैयार हुए। ये बदलाव का पहली शुरुआत थी। सामान्य व्यक्ति के बैंक के खाते नहीं थे। आज आपको आसान लगता होगा, लेकिन बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट से क्या होता होगा, ये भी परिवर्तन आपने देखा होगा। 45 करोड़ जनधन के खातों ने भारत के आम आवाम को एक ताकत दी, ऊर्जा दी है और भ्रष्टाचार पर नकेल पड़ी है। यही देश था। इस देश में दिव्यांग को, विधवा को अपनी पेंशन के लिए गुहार लगानी पड़ती थी। आज सारा पैसा उसके खाते में जमा होता है, इज्जत और सम्मान के साथ जमा होता है। इस देश में एक योजना चली थी आवास की, उसका नाम सुना था। कहीं खिड़की नहीं होती थी, कहीं दरवाजे नहीं होते थे, कहीं ईंटों का खंडर होता था। आज भारत के 3 करोड़ लोगों के सर पे और एक सम्मान की छत है। देश के प्रधानमंत्री जी की वो देन उन आवासहीन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है। गैस का कनेक्शन 2004 तक का उल्लेख करेंगे तो केवल 55 करोड़ लोगों तक था। आज भारत की 100% आबादी के पास 10 करोड़ से भी ज्यादा उज्ज्वला की गैस कनेक्शन है, जिन्होंने माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई है और विकल्प के तौर पर एक सशक्त ईंधन उनको उपलब्ध हुआ है। यही बुनियादी बदलाव की एक बड़ी शुरुआत थी। मित्रों, बीमा के बारे में सब सुनते थे, लेकिन आरोग्य का बीमा ये अभिजात्य लोगों का एक तरीके का अधिकार होता था। आज देश की 55 करोड़ आबादी को आयुष्मान भारत के जरिए, जिसमें 5 लाख तक का बीमा है, 3 करोड़ लोगों ने उसका प्रत्यक्ष लाभ लिया। एक लंबी फहरिस्त है। मैं यदि यहाँ उसका उल्लेख करूंगा कुछ बातों का जिसका राजस्थान की जनता से भी ताल्लुक है, लेकिन देश की नहीं दुनिया की किसानों के हक की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जो छोटे किसान हैं, जिनकी तादाद 82% है, उन किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सालाना 6,000 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर होना, ये केवल देश में नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11.8 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए का पैसा सीधा हस्तांतरित उनके खातों में होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल जी के समय शुरू हुई किसान क्रेडिट कार्ड योजना, असंख्य किसान इस केसीसी का, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाते हैं और किसान को ताकत मिलती है। इस देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी शुरुआत अटल जी ने की थी, आज राजस्थान भी सौभाग्यशाली है। देश तो है ही कि जहां लाखों किलोमीटर सड़क बनी है, लेकिन राजस्थान में भी 70,000 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए बनी। ये बदलता हुआ भारत है और मोदी सरकार ने जिस तरीके से बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए संकल्पित होकर एक प्रतिबद्ध योजना के जरिए काम हुआ, मैं प्रदेश की जनता की तरफ से, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इस देश में ये राम का देश है, राम की संस्कृति का देश है। जन्म, परण और मरण राम की महिमा हर जगह है, लेकिन देश में जहां राम पैदा हुए वहां राम बंधक थे और पूरी दुनिया देखती थी।
500 वर्षों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान था और देश में अनेक तरीके की चर्चाएं होती थी, अनेक तरीके की आशंकाएं लोग व्यक्त करते थे। लेकिन दुनिया ने वो भी देखा कि कोई सक्षम नेतृत्व, कोई संकल्पवान व्यक्ति यदि इस काम को ठान ले तो करता है। आज भारत का सौभाग्य है कि राम की धरती पर राम जी की महिमा का गुणगान हुआ है और अयोध्या की पवित्र भूमि पर प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से उस भव्य राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ अपने हाथों से किया। मित्रों, आप सब लोग वाकिफ हैं कि जिस बात के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए, भारतीय जनसंघ का एजेंडा था देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे। ये दुनिया का इतिहास है कि जब किसी राजनीतिक दल का कोई अध्यक्ष अपने आप को आहूत कर दे, बलिदान कर दे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्स थे जो कश्मीर की घाटी में 1953 में इसी नारे के साथ बलिदान हो गए थे। जनसंघ के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकार किया। राम मंदिर से लेकर अनुच्छेद 370 तक जिस कश्मीर की घाटी पर, जिस लाल चौक पर लाल खून बहा जाता था और ये चुनौतियां होती थी कि कोई माई का लाल तिरंगा फहराकर बताए, संविधान को जलाया जाता था, तिरंगे का अपमान होता था, आतंकवादियों का शासन था, उस लाल चौक पर आज आप देखेंगे तो तिरंगा शान से फहराया जा रहा है। और ये किस लिए हुआ कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद आतंकवादियों पर नकेल डली और देश में, कश्मीर में भी शांति बहाल हुई और देश के दूसरे हिस्सों में स्वाभिमान के साथ ये अनुच्छेद 370 को खत्म करने की जो उन्हीं की मांग थी, देश की मांग थी, तो पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण, एक सार्थक वातावरण, स्वाभिमान का वातावरण। और मैं यदि लंबी बात नहीं करूं तो पूरे देश और दुनिया में जिस तरीके से भारत आज अगुवा है, जिस तरीके से भारत नेतृत्व कर रहा है, इन विकट परिस्थितियों में भी मुझसे भी कोई पूछे कि यदि मोदी सरकार की एक शब्दों की कोई उपलब्धि हो तो मित्रों, कोरोना जैसी विभीषिका और दुनिया के तमाम देश, पूंजीपति देश, विकसित देश, संपन्न देश, उनके सामने जो चुनौतियां थी, 135 करोड़ का विविधताओं का और चुनौतियों के देश भारत ने जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई लड़ी, वो आप सबके सामने है। 1,92,000 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ 92 लाख लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाना, बूस्टर उपलब्ध करवाना, निःशुल्क उपलब्ध करवाना, मैं मानता हूं कि आज के युग की प्रधानमंत्री जी की, भारत की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 14 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा, इस पखवाड़े का आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक मोर्चे, पार्टी जमीनी तौर से लेकर ऊपरी तौर पर सब जगह अपने मोर्चों के माध्यम से, पार्टी के अपने नेटवर्क के माध्यम से बूथ स्तर तक मोदी सरकार की गतिविधियों को, मोदी सरकार की उपलब्धियों को लाभार्थियों तक भी और आम व्यक्ति तक पुरजोर तरीके से पहुंचाएगी। उसी क्रम में आज इस पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ है। मैं जो कुछ प्रमुख बातें जो राजस्थान की जनता से ताल्लुक रखती हैं, जिसका लाभ प्रत्यक्ष तौर पर राजस्थान की जनता को मिला है, क्योंकि मैं ये सुनता हूं तो देखता हूं, हालांकि इतने बड़े लोकतंत्र में, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यों की और केंद्र सरकारों के आपसी तालमेल की, समन्वय की जरूरत भी होती है और इसकी मिसाल भी दी जाती है। ये पहला अवसर है कि जब बात सहकारी संघवाद की जाती है, लेकिन उसकी अनदेखी कोई कर रहा है तो राजस्थान की सरकार कर रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उन बातों का ज्यादातर उल्लेख आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी करेंगे, लेकिन राजस्थान की जनता के ताल्लुक जो मोदी सरकार ने राजस्थान की जनता को जो कुछ संबल दिया है, उनके लोक कल्याण का, गरीब कल्याण का जो काम किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 80 करोड़ लोगों को सीधे सीधे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए राशन देना, ये वैक्सीन के बाद की दूसरी बड़ी उपलब्धि थी।
राजस्थान में जो प्रधानमंत्री जनधन के खाते हैं 3 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के खाते खोले गए और इसमें 12,994 करोड़ रुपए की उनको मदद मिली। मुद्रा योजना के जरिए देश के नौजवानों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करने के लिए मुद्रा योजना के जरिए 1 करोड़ 11 लाख लोगों को ऋण दिया, जिसकी स्वीकृत राशि 78,629 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 75 लाख किसानों को, राजस्थान के 75 लाख किसानों को 10,791 करोड़ ये राशि हस्तांतरित की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुल 81,20,000 शौचालय ये निर्मित हुए हैं। शहरों में 100 से ज्यादा शहरों में स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जिसमें आपको ध्यान है कि लद्दाख तक भी अंतिम घर तक नल के जरिए जल पहुंचाने का काम हुआ है, प्रत्यक्ष हो गया, पूरा हो गया। इसी तरीके से सुदूर जैसलमेर के एक रेगिस्तान के गांव में भी ये नल पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। तो जल जीवन मिशन जो एक महत्वाकांक्षी अभियान है, प्रदेश में कुल 14,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो गई, जिसमें 4,272 रुपए की राशि आ चुकी और 1,877 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो गई। एक बड़ी अभिनव योजना जिसको आप लोग अक्सर महसूस करते हैं और देखते हैं, भारतमाला परियोजना, देश को जोड़ने का काम। अब तक 2,737 किलोमीटर की लंबाई की परिकल्पना थी, उसमें 39,669 करोड़ रुपए की लागत वाले 2,226 किलोमीटर की लंबाई के काम की शुरुआत हो चुकी है और इसमें 1,545 के काम पूरे हो गए। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो योजना थी उसमें 66,774 करोड़ रुपए। रेल का नेटवर्क राजस्थान में काफी तेजी से विकसित हुआ और उसमें मोदी जी की सरकार के आने के दौरान और जो कुल मिलाकर इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ 56,261 करोड़ की लागत की 5,000 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का नेटवर्क, 28 परियोजनाएं जिसकी है। स्मार्ट सिटी, शहरों का नवीनीकरण, गरीब कल्याण अन्न योजना जिसका मैंने उल्लेख किया कि राजस्थान के ऐसे लगभग इस पर 2,60,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा और 17,86,000 टन खाद्यान्न का इसमें आवंटन हुआ है। उज्ज्वला के जरिए 63 लाख कनेक्शंस जिसका मैंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों के संबल के लिए एक अभिनव योजना की शुरुआत की। कालांतर में उसमें और ज्यादा उन्नत संशोधन करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से, तो इसमें 4 करोड़ 49 लाख किसानों का फसल बीमा हुआ, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख किसानों को 16,566 करोड़ रुपए का मुआवजा भारत की सरकार ने दिया है। कुल मिलाकर एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इन 8 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि जिस नए भारत की कल्पना की गई थी वो नया भारत का सपना साकार हुआ। देश स्वाभिमान के साथ खड़ा हो, इस बात की देश के हर देशवासी की एक इच्छा थी, उत्कंठा थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने पूरी की और इसका उदाहरण आपने रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान देखा होगा, जिसमें 22,500 लोगों की सुरक्षा के साथ सकुशल वापसी हुई है, जिसमें अधिकांश मेडिकल के विद्यार्थी थे। मैं आपको मोदी सरकार की कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख आपके समक्ष किया है, आप सब लोग पधारे, उसका मैं अभिनंदन भी करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता मोदी जी के 8 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के इस पखवाड़े तक हम लोगों ने सीमित रखी है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोगों ने इसको फोकस करके आपको आमंत्रित किया है। मैं राजेंद्र राठौड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो भी राजस्थान की सरकार और इससे संबंधित बातों पर अपना उल्लेख करें। सारे माइक इधर कर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सही है। अभी आपने 8 साल की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की और उसका एक रिपोर्ट कार्ड माननीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखा, ये सुना। राजस्थान की हुकूमत नवंबर में अपने 4 साल पूरे कर रही है।
आज तक मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई वो किसी साल में भी अपनी सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर जाए। मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड उन्हीं के वरिष्ठ सहयोगी गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी ने जो कहा उसके अनुसार हालात इतनी बद से बदतर हो गई कि अब अगर चुनाव हो जाए तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 15 सीटों में सिमट जाए। एक रिपोर्ट कार्ड कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रस्तुत किया है। राज्यसभा में नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि वो चौथी बाड़ाबंदी अपनी करेंगे। कुल मिलाके इस बाड़ाबंदी से पहले राजस्थान के अंदर ये पहली हुकूमत होगी जिसने लगभग 58 दिन इससे पहले बाड़ाबंदी में गुजारे। एक रिकॉर्ड बनेगा। और मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। 2 बार में पूरी एलिफेंट ट्रेडिंग की नहीं पूरे हाथी को निकल गए और आज हमें शिक्षा दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जिलों की नगरी उदयपुर में उनका चिंतन शिविर था और चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस की चिता में आग लगाने के लिए उनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोगरा आगे आए। उनके पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और खेल मंत्री अशोक चांदना आगे आए। भरत सिंह जी जो हमेशा हर महीने एक चिट्ठी लिखकर भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोप लगाते हैं सरकार के मंत्रियों पर, उन्होंने फिर चिट्ठी लिख डाली। और आपके राजेंद्र भिदुड़ी जी ने कह डाला कि अगर नीट की परीक्षा की जांच सीबीआई करते तो मंत्री जेल में जाते। रामलाल मीणा ने विद्रोह का एक बड़ा व्यापक स्वरूप हम देख रहे हैं और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री जी अपना रिपोर्ट कार्ड रखने के बजाय अब तक उन्होंने एक ही रिपोर्ट कार्ड बनाया है कि अपनी सरकार को बचाने के लिए बाड़ाबंदी का रिपोर्ट बना रहे। अभी अध्यक्ष जी ने कई योजनाओं का जिक्र किया। एक योजना जल जीवन योजना जिसका जिक्र अध्यक्ष जी ने किया। 2019 के बाद अब तक राजस्थान को जो रिलीजेस मिली, जो पैसा मिला 27,000 करोड़ रुपए और खर्च सिर्फ 4,000 करोड़। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि जल कलेक्शन में राजस्थान इस योजना में 29वें नंबर पर है देश में। और इसी प्रकार जिस प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस में राजस्थान की सरकार ने 7,67,000 जो पात्रताधारी चयनित लोग थे उनका डेटा अपलोड नहीं किया। गरीब के कल्याण की बात करने वाली सरकार ने उन 7,67,000 लोगों को महरूम रखा। और अभी बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने रिपोर्ट कार्ड में प्रस्तुत करेंगे राजस्थान में बेरोजगारी का आलम में क्या कारण है कि हमें 28.8% पर है जो देश में दूसरे नंबर पर है। अभी एनसीआरबी के आंकड़ों ने कहा कि जो ग्रेजुएट लोगों ने आत्महत्या की है रोजगार की तलाश में, राजस्थान में पहले पायदान पर। अडानी को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कई बार हमारे केंद्र सरकार पर अपने निशाने साधने की बात की। ये पहला मौका होगा संस्थागत भ्रष्टाचार का जब अडानी समूह को इंडोनेशिया से कोयला आयात करने के लिए सिंगल टेंडर, दूसरे निविदा भरने वाले के दस्तावेज नहीं होने के नाम पर उसको खारिज किया गया और 18,000 मैट्रिक टन प्रति टन के सर्वाधिक महंगा पूरे देश में कोयला खरीदने का आदेश 1,042 करोड़ का सरकार ने अडानी समूह को दिया। सरकार स्पष्ट करे आरटीपीपी एक्ट की धज्जियां क्यों उड़ाई गई। और अभी महंगाई के विरुद्ध में गांधी जी के चरणों में जाकर अपना विरोध करने वाली सरकार बताए। केंद्र सरकार ने जब फैसला किया उन्होंने अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में से पैसा कम किया। 8 रुपए प्रति लीटर डीजल में, 6 रुपए प्रति लीटर, 7 रुपए प्रति लीटर डीजल में और 8 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में। तो मुख्यमंत्री जी ने बयान जारी किया कि 12,000 करोड़ रुपए का इसमें हमें भार आएगा। दूसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमने सेस से पैसा कम किया है। अब क्यों नहीं दूसरे कई राज्यों में, केरल, उड़ीसा, कई राज्यों ने अपना वेट कम किया।
आप वैट क्यों नहीं कम कर रहे? आज भी सर्वाधिक वैट महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में 31.4% पेट्रोल पर, 19% 3% डीजल पर। मैं समझता हूं अब ये हालात जो है, राजस्थान की सरकार अपना विकास का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने से इसलिए कतरा रही है कि आप सब लोगों ने हाल ही में रिजर्व बैंक और विश्व बैंक ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन्होंने कहा है कि राजस्थान में जीडीपी का 47.2% इन्होंने कर्जा लिया है। इन 3 वर्षों में जब से राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकार बनी है, इन 3 वर्षों में उसका टोटल कर्जे का 25% कर्जा लेने का रिकॉर्ड राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कायम किया है। और इसके हालात ये है कि आज 25,000 करोड़ रुपए मात्र ब्याज में जा रहे हैं। विकास ये सरकार कर नहीं सकती, बजटीय घोषणाएं कर नहीं सकती, और कानून व्यवस्था के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। इन सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां एक और केंद्र सरकार के अपने सुशासन के, गरीब कल्याण की बातों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, हिम्मत हो तो राजस्थान की हुकूमत भी अभियान चलाकर, अभी नवंबर में 4था साल पूरा हो जाएगा, 3 साल इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया नहीं, जनता के बीच में लेकर जाए। और एक प्रश्न ये भी है कि ये 7 सितारा होटल के अंदर अब की जो बाड़ाबंदी इनकी पूरी हो जाएगी तो 72 दिन हो जाएंगे बाड़ाबंदी की सरकार कैद 5-7 सितारा होटल में। इसका खर्चा कौन वहन कर रहा है? ये क्यों किया जा रहा है? किसका भय है कि बैकग्राउंड किस पर है? और मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगा दिया कि 35 करोड़ रुपए के अंदर पिछली बार विधायकों को ऑफर दिया गया। तो मुख्यमंत्री जी सरकार लिए बैठे हो, एजेंसी आपके पास है, स्पष्टता से सामने क्यों नहीं आते? झूठी बात करके लोगों को भरमाने से काम नहीं चलेगा। और इनके खुद के सहयोगी रघु शर्मा जी का बयान यथार्थ में सिद्ध होगा। निश्चित तौर पर अब राज्यसभा के जो चुनाव है, इसमें एलिफेंट ट्रेडिंग करने वाली सरकार हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाने के बहाने से फिर 5 सितारा होटल में जाकर अपने मित्रों को दबाने की कोशिश करेगी। मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन के इस पखवाड़े को लेकर हमारे प्रदेश नेतृत्व में गांव-गांव ढांडी में जाएगी। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना